awesome biohackers. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. Yes. So guys, already आपने 3 लेक्चर तक का अटेंड कर लिया है. सेल चैप्टर यानी कि आधा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है. Today what we are going to do is your lecture number 4 and we are going to talk about the endomembrane system. Yes. So endomembrane system अभी तक जितना किया है होप सब कुछ क्लियर है. किसी को कहीं पे भी अगर ऐसा लग रहा है कि कोई भी सेशन में कोई भी चीज है जो क्लियर नहीं है, यू कैन गेट इन टच विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल. पहले ही मैंने बता दिया टेलीग्राम चैनल ओपन ही आप लोग के लिए ताकि आप डाउट्स पूछ सको. तो आपको कभी भी लेक्चर खत्म होते ही या कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी सेशन में कोई डाउट है या फिर किसी नोट्स में कोई डाउट है, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल. बाकी आई होप आपको हर लेसन के बाद, हर सेशन के बाद आपको जो पोल्स दिए जा रहे हैं आप वो सॉल्व कर रहे हैं. आई होप आपको मजा आ रहा है. तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ हाउ आर यू फाइंडिंग द एक्सपीरियंस टिल डेट. अभी आज हमारा 6 तारीख है ना, तो 6 तारीख तक का आपका क्या एक्सपीरियंस है. 6 मतलब ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने को है, कल आपका 1 हफ्ता हो जाएगा. तो आप मुझे बताइए ये 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस कैसा रहा. आर यू इंजॉइंग इट, आर यू इंजॉइंग द प्रोसेस दैट हम 6 दिन से लगातार एक दिन एक सेशन रखे जा रहे हैं और उसके आपको डीपीपीज भी मिल रहे हैं, उसके आपको पोल्स भी मिल रहे हैं, उसके आपको नोट्स भी मिल रहे हैं. सो आई होप एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक. यस. और ट्रैकर यूज कर रहे हो कि नहीं. आई नो कुछ स्टूडेंट्स को ट्रैकर यूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है. वेरी सून आई विल अपलोड द वीडियो जहां पर आपको ट्रैकर कैसे यूज करना है मैं एक बार करके ही दिखा दूंगी, तो वो कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा. बिकॉज आई एम गेटिंग एन नंबर ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग द सेम थिंग कि ट्रैकर यूज कैसे करना है. ठीक है, तो मैं वो वापस से एक बार करके आप लोग को बता दूंगी. ओके, चलिए एनीवे शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम ऑन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. यस. सो बेटा जी हमारा ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आखिर क्या है. अच्छा, बाय द वे आपने अटेंडेंस मार्क किया है या नहीं. जल्दी से वीडियो पॉज करो, अटेंडेंस मार्क करो. कैसे अटेंडेंस मार्क करना है. Dr. XYZ, future Dr. XYZ is present or ready for the session. Yes. चलिए. So cell the unit of life का lecture number 4 endomembrane system. Endomembrane system बेटा जी किस चीज से बना होता है. अब देखो यहाँ पर endomembrane system ऐसा तो हमने कोई ऑर्गेनल का नाम नहीं पढ़ा था. नहीं बेटा, ये ऑर्गेनल का नाम नहीं, कुछ ऑर्गेनल्स मिलके सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस से अटैच्ड आप देखिए बगल में. ठीक है, इस न्यूक्लियस से अटैच्ड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके इस तरीके से ट्यूब्यूल्स हैं, है ना. यस, ये है, यहाँ पर है, ये सब अरेंज्ड है और ये हमेशा आप देखोगे तो इसी तरीके से अरेंज रहते हैं. न्यूक्लियस के साथ ही ये सब अटैच्ड होते हैं. तो ये सब क्या है, ये ग्रीन वाला है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, यहाँ पर आपके 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये रफ वाला और ये स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर आप यहाँ पर जो येलो येलो देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज योर गोल्गी अपैरेटस. ठीक है, फिर आपको यहाँ बड़े 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 वैक्यूल्स भी देखने मिलेंगे. दिख रहा है आपको. यस, यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर बड़े बड़े वैक्यूल्स भी दिखने मिलेंगे और कुछ छोटे छोटे पैकेजेस जैसे कि उसमें जिसमें आपके एंजाइम्स होते हैं वो आपके यहाँ पर लाइसोसोम्स भी मिलेंगे. ठीक है, तो ये है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज बेसिकली हर यूकैरियोटिक सेल के इंटीरियर में आपको मिलेगा ही मिलेगा. यस. कहाँ प्रेजेंट होता है. इंटीरियर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, सारे यूकैरियोटिक सेल्स के इंटीरियर में आपको मिलेंगे और ये सारे के सारे कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं. दीज ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. अब यहां से ही हमको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे प्रोकैरियोट्स में ये नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि भाई प्रोकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ही नहीं होते. राइट. अच्छा, यहां पर अगर हम देखेंगे इनको सिस्टम क्यों बोला गया है, आखिर यही ऑर्गेनल्स को ही सिस्टम के फॉर्म में क्यों प्रेजेंट किया गया है. बिकॉज बेटा जी ये सारे के सारे, यस, ये सारे के सारे जो हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं. ओके, रुको. These all function in coordinated manner. ये सारे के सारे कैसे करते हैं, they all function in coordinated manner. यस, सारे के सारे जो भी हमारे तीनों हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, हमारा वैक्यूल है, लाइसोसोम्स है, ये सब एक साथ मिलकर जो है फंक्शन करते हैं.
ठीक है, यस। अब इनका फंक्शन यहाँ पर देखोगे तो बाकी जो ऑर्गेनल्स है, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, हमारा पेरोक्सिसोम्स हो गया, ये सारे के सारे बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं, यस, ये बाकी ऑर्गेनल्स उतने ज्यादा कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते। माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करता रहेगा, एनर्जी बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, उसका काम है एनर्जी बनाना, एरोबिक रेस्पिरेशन करना, वो वहां करेगा, ठीक है, उस पर फोकस करेगा। उसको जो है क्लोरोप्लास्ट से कोई लेना देना होगा ही नहीं। क्लोरोप्लास्ट वहां पर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसको उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है अपना बराबर मजे से, पेरोक्सिसोम्स अपना फंक्शन कर रहा है। यस, तो इनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करता है। कितना सिंपल, समझ में आया, सिंपल एकदम, यस। सो ये क्या हो गया है कि दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों वो ऑर्गेनल्स को हम इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं डाल सकते। ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसीलिए कहलाता है क्योंकि पहली बात तो एंडो सेल के अंदर है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, इनके ही बीच में ये प्रेजेंट होता है पूरी तरीके से। तो आपका न्यूक्लियस के साथ ही एसोसिएटेड होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, वैक्यूल्स एंड आपका लाइसोसोम्स। क्लियर, यस, इजी पीजी, यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सब कुछ इजी है, राइट। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर पे, ठीक है, अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर पे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा, यहाँ पर जैसा हमने देखा था डायग्राम, जैसा हमने बोला कि ये देखो यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियस से ही अटैच्ड है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी किसी को यहाँ पर बोला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां जहां डॉट 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 दिखा है वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम देखेंगे वो क्या है, ठीक है। उनके पास प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, क्या है ये डॉट 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 डॉट, क्या है ये राइबोसोम्स है, ठीक है, यस। और ये जो नीचे के ट्यूब्स हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है फंक्शन आपका एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। तो ये इसको जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनल्स तो हमको नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखिएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यस, नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, चलो इतना ही लिखते हैं, ठीक है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। अब इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब आप देखने जाते हो, यस, चलो कंपोनेंट्स आ गए हैं ना, कोई बात नहीं, इनका जब आप यहाँ पर देखने जाओगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं, तो यहाँ का इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको उसके कौन कौन से पार्ट्स देखने मिलते हैं, ठीक है, वो है आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 3 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं, कितने, 3 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है सिस्टर्ने, ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, सिस्टर्ने है। तो सिस्टर्ने क्या है बेटा, लॉन्ग फ्लैट पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर जो है ये लंबे लंबे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे 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 है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सिस्टर्ने, ठीक है। तो व्हाट इज सिस्टर्ने, सिस्टर्ने आर लॉन्ग फ्लैटेंड पैरेलल सैक लाइक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स है। ये सब एक दूसरे के साथ भले पैरेलल है बट दे आर इंटरकनेक्टेड, बराबर इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं। यहां पर आप देखोगे तो इनके अंदर होता क्या है, ये यहाँ के स्ट्रक्चर्स जो हैं इधर, ये जो इधर स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ के, इसके अंदर होगा क्या, गैप्स दिख रहे हैं हमको, ये सैक लाइक है तो बेसिक बात है गैप होगा। अब ये गैप के अंदर क्या होता है, ये गैप के अंदर होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वहां हमको कुछ ट्यूब्यूल्स भी दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं बेटा जी, हमको ट्यूब्यूल्स भी दिख रहे हैं। ये ट्यूब्यूल्स जो हैं या तो ब्रांच्ड होंगे या तो अनब्रांच्ड होंगे, और ये जो है रेटिकुलर सिस्टम बनाते हैं, इसी की वजह से इनको रेटिकुलम बोलते हैं, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, यही ट्यूब्यूल्स हैं जो कि ब्रांच अनब्रांच्ड होंगे और ये रेटिकुलर सिस्टम बनाते हैं सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स के साथ। तो ये जो सिस्टर्ने हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हीं के साथ ये ट्यूब्यूल्स अटैच्ड होते हैं,
ठीक है। और इनका काम क्या है, ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा हो जाते हैं। इनमें कोई भी क्या नहीं होते, राइबोसोम्स नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका इन्वॉल्वमेंट जो है प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं होता। हमेशा ध्यान देना, जहां जहां राइबोसोम होगा वहां वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगी ही होगी, जहां राइबोसोम नहीं होगा कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, सिंपल। तो ट्यूब्यूल्स क्या है बेटा जी, ट्यूब्यूल्स या तो ब्रांच्ड होंगे या अनब्रांच्ड होंगे, yes, and they are present, they form the reticular system, ठीक है, रेटिकुलर सिस्टम बनाते हैं। these are free of ribosomes and इनका मेन फंक्शन किस में होता है, लिपिड एंड स्टिरॉल के सिंथेसिस में, ठीक है, लिपिड एंड स्टेरॉल के सिंथेसिस में। लास्ट स्ट्रक्चर जो है बेटा जी वो है आपका वेसिकल्स। यस, इनके पास वेसिकल्स प्रेजेंट है, जो आपका लास्ट स्ट्रक्चर है। वेसिकल्स क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो जो गोल 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 अंडे जैसे प्रेजेंट हैं, ठीक है, ओवल, और ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वैक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये इनके अंदर भी राइबोसोम्स नहीं होते, दीज आर ऑल्सो फ्री ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, दीज आर ऑल्सो फ्री ऑफ राइबोसोम्स। और इनका जो होता है ना फंक्शन, अब इनका फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, मतलब बेसिकली वेसिकल्स क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इनके अंदर स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है आप देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये वेसिकल्स क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि आप जो भी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लिपिड सिंथेसिस कर रहे हो, इन सबको आप फॉर्म कैसे करोगे, कहाँ पैक करोगे, वेसिकल्स में ही पैक करते हो, ठीक है। किस में पैक करते हो, वेसिकल्स में ही पैक करते हो। तो इसलिए ये मेम्ब्रेन बाउंड है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पर आपने प्रोटीन सिंथेसिस किया, लिपिड सिंथेसिस किया, उसको बैग में पैक कर दिया, पैकिंग का काम आपका वेसिकल्स में हो जाता है, ठीक है। यस, चलिए अब यहाँ पर सिस्टर्ने के अंदर अगर आप देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका जो सिस्टर्ने नहीं, मतलब आप पूरा सेल देखोगे अगर आप, यस, पूरे स्पेस को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड कर देता है दो हिस्सों में, दो डिस्टिंक्ट जो है कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सेल बना लेते हैं एक ऐसा, ठीक है, ये आपका सपोज सेल है, ठीक है, ये सेल है, यहाँ पर आ जाता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लेते हैं इनको। अब जो स्पेस यहां पर देखिए, यहां पर जो स्पेस आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है, इंटरनल स्पेस enclosed by एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं बेटा जी, उस स्पेस को हम कहते हैं लूमिनल कंपार्टमेंट, इनको कहते हैं लूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है, इनको कहते हैं लूमिनल कंपार्टमेंट। कौन सा, वो स्पेस जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा जी एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट। ये कौन सा स्पेस है, दीज आर द स्पेस present outside the endoplasmic reticulum in cytoplasm, समझ में आया, यस। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो हिस्सों में बांट देता है, एक वो स्पेस साइटोप्लाज्म का जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के बाहर है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के अंदर है वो हो जाएगा आपका लूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है, क्लियर एवरीवन, ओके। अब बात करते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे पास टाइप्स की बात करें तो हमारे पास है
दो तरीके के टाइप है ना, एक है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपने बोला था जिनके पास राइबोसोम्स होते हैं, एक स्मूथ जिनके पास जो राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिसाब से यस, या प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स के हिसाब से हमारे पास दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि अग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर 80S राइबोसोम है, ठीक है, binds by their larger subunit with the help of 2 ग्लाइकोप्रोटीन, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। राइबोसोम्स एंड राइबोफोरेंस यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये आपके राइबोफोरेंस प्रेजेंट होते हैं 1 और 2, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का नाम आपको दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है तो आप याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इतना पार्ट आप जो है, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है उसको आपको ज्यादा सिर पे लेने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर मेनली किससे, सिस्टर्ने से बने हुए हैं, वेरेज यहाँ पर आप देखोगे तो ट्यूब्यूल से बने हुए हैं, है ना, यहाँ सिस्टर्ने, वहां पर सिस्टर्ने होगा, यहाँ ट्यूब्यूल होगा, ठीक है। ऑकरेंस की बात करें बेटा जी तो यहाँ पर अबंडेंस ऑकरेंस abundantly occur in the cells which are actively engaged in protein synthesis and secretion, उसका मेनली काम इसी में है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। whereas यहाँ पर जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिकॉज इनके पास राइबोसोम्स नहीं है, ये क्या करेंगे, ये करेंगे आपका यस कंसर्न विद लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कंसर्न विद ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में कंसर्न रहेंगे, स्टेरॉल्स वो सब बनाने का काम करेंगे। क्लियर एवरीवन, यस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर है। अब आते हैं फंक्शंस पे, ठीक है, आ जाओ फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, पहले आ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शंस होगा, जल्दी जल्दी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पहले ही। पहले तो रफ है यानी राइबोसोम है, राइबोसोम है यानी क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यस, सो इट इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा क्या होगा, यस, ये अब प्रोटीन सिंथेसिस हमको पता है हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, तो दीज आर ऑल्सो, दीज प्रोवाइड्स प्रिकर्सर्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के जो भी प्रिकर्सर जो होते हैं ना, यस, एंजाइम्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आपके लाइसोसोम्स बनते हैं, बट वो लाइसोसोम्स बनने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो यहीं से आते हैं, इनफैक्ट जनरली जो एंजाइम्स चाहिए वो यहीं से आते हैं क्योंकि एंजाइम्स क्या है, हमारे प्रोटीनिशियस है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, यस, एंड इट ऑल्सो गिव्स राइज टू SER, यानी कि दे ऑल्सो फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER भी यही बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होगा बेटा जी, पहला होगा कि ये जो है लिपिड एंड स्टेरॉल का सिंथेसिस करता है, यस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट होगा ये ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यस। तीसरा होगा कि आपने देखा होगा जब हम लोग लोकोमोशन चैप्टर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है,
यस, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो हमारा स्केलेटल मसल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। लोकोमोशन चैप्टर में आप क्लियरली पढ़ोगे कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वहां पर ये जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एसोसिएटेड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, क्या करते हैं, आपके कैल्शियम आयंस का रिलीज एंड अपटेक करते हैं। ठीक है, so they are involved in release and uptake of calcium ions during muscle contraction. डन, सारे फंक्शंस हो गए, और कुछ बचा है? यस, अच्छा, जो RER जो प्रोडक्ट जो बना रहा है, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं RER के, यस, उसको गोल्गी बॉडी के पास करने का काम SCR का होता है। ठीक है, कैसे पास करेगा ये हम लोग उसके आने वाले पूरे एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम में समझेंगे। ठीक है, तो अभी आपको बस इतना समझना है कि ये passes products of RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट को गोल्गी बॉडी के पास पहुंचाता है। ठीक है, कूल एवरीवन? यस, गोल्गी बॉडी बोलो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल दो, वही एक ही बात है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं गोल्गी अपैरेटस पे। आखिर ये गोल्गी अपैरेटस है क्या? ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस में बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे सिस्टर्ने जो प्रेजेंट है, उसी के बगल में ये गोल्गी अपैरेटस जो है आ जाते हैं। क्या है, सिस्टर्ने जो प्रेजेंट होता है उन्हीं के बगल में आपका जो है गोल्गी अपैरेटस आ जाता है। अब ये गोल्गी अपैरेटस है क्या? यस, वाई वी कॉल इट इज गोल्गी अपैरेटस? पहली बात तो इनका नाम गोल्गी क्यों है? गोल्गी इसलिए बेटा जी क्योंकि इनको ढूंढा था हमारे साइंटिस्ट ने। किसने? कैमिलो गोल्गी ने। किसने ढूंढा था? कैमिलो गोल्गी जी ने अपने ही नाम पे वो कर दिया, अपना ही नामकरण डाल दिया 1898 में। भाई मैंने ढूंढा है तो मेरे नाम से इसको पहचाना जाएगा, इसको कहेंगे हम गोल्गी। क्या कहेंगे? गोल्गी कहेंगे। और ये सारी यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ये भी है, इसीलिए दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स। ठीक है, एक्सेप्ट, सारे सेल्स में प्रेजेंट है, एक्सेप्शन भी है यहाँ पर कुछ ऐसे यूकेरियोटिक। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इनको नोट करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। गोल्गी अपैरेटस सारे इसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है, बट कहाँ प्रेजेंट नहीं है? क्या ये आपके आरबीसीज में प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं, ये आपके मैच्योर आरबीसीज में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें बेटा जी, तो ये प्लांट्स के जो सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं उनमें भी नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो आपके स्पर्म सेल्स होते हैं उनमें भी गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट नहीं होता। यस, सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, यस, क्लियर हो गया? गॉट इट? चलो, तो ये हो गया हमारा गोल्गी अपैरेटस का कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, प्लांट्स में जो गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट होता है उसको एक दूसरे नाम से हम जानते हैं, जिसको कहते हैं डिक्टियोसोम्स। तो अगर आपको कल को डिक्टियोसोम्स मिलेगा तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, डिक्टियोसोम्स इज एज इक्वल एज गोल्गी अपैरेटस। उसी को प्लांट्स, जैसे हमने ये पढ़ा था ना किंगडम का, किंगडम के बाद फाइलम आता है, एनिमल्स में फाइलम बोला जाएगा, प्लांट्स में डिवीजन बोला जाएगा। सेम तरीके से गोल्गी अपैरेटस को जब एनिमल सेल्स में है तो आप गोल्गी अपैरेटस बोल रहे हो, वही चीज जब प्लांट्स में होते हैं, यस, इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। ठीक है, प्लांट्स में इन्हीं गोल्गी अपैरेटस को हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ठीक, चलो, इतना तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो गोल्गी अपैरेटस का यहाँ पर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड यहाँ पर सिस्टर्ने प्रेजेंट है। जहां पर भी आपको ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा उसको सिस्टर्ने ही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ऐसे 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 प्रेजेंट, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। सो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड आपके सिस्टर्ने हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक है आपका, यहाँ पर देखो एक है आपका ये साइड वाला फेस, दिख रहा है आपको? ओके, मैं हाइड कर रही थी, सॉरी। हाँ, ये है आपका इस साइड वाला फेस। ये जो फेस है बेटा जी, ये है आपका कॉनकेव शेप, है ना, कॉनकेव शेप है, ये है आपका ट्रांस फेस। वहीं पर ये अगर आप देखोगे, दिस फेस इज योर कॉन्वेक्स फेस विच इज कॉल्ड एज सिस फेस, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स वाला सिस फेस होगा जो कि एंट्री वाला फेस होगा, फॉर्मिंग फेस होगा, यस, प्रॉक्सिमल टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के नजदीक होगा, ये वाला फेस न्यूक्लियस के नजदीक होगा। वेयर एज जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे, सिस्टर्ने से दूर जाते रहेंगे, तो ये कॉनकेव ट्रांस फेस हो जाता है, जहां ये आपका मेच्योरिंग फेस हो जाता है, यस। और ये होता है डिस्टल टू द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि अगर ये हमारा पूरा सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सपोज न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो न्यूक्लियस के नजदीक वाला जो गोल्गी बॉडी होगा ये उसका बन जाएगा सिस फेस, और मेम्ब्रेन के नजदीक वाला बन जाएगा ट्रांस फेस। समझ में आया? यस। अब हमने जब पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीजें बनकर आती है वेसिकल्स के फॉर्म में, ये वेसिकल्स के फॉर्म में बन के आएंगी और फिर ये गोल्गी बॉडी में एंट्री मारेंगी। कहां से एंट्री मारेंगी? इसी सिस फेस से एंट्री मारेंगी, ठीक है। सिस फेस से ये एंट्री मारेंगी वेसिकल्स के फॉर्म में, देखो इसलिए इतने सारे वेसिकल्स आपको दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखो ये आपके ट्रांजिशन वेसिकल्स हैं, है ना, ये आपके ट्रांजिशन वेसिकल्स इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, और फिर ये जो है इन कॉन्सेंट्रिक जो आपके कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड जो सिस्टर्न है वहां पर ये रिएक्ट करेंगे और फिर यहाँ से ये बाहर आ जाएंगे मेच्योर वेसिकल बनके, ठीक है, बाहर आ जाएंगे मेच्योर वेसिकल बनके। क्या हुआ ऐसा वेसिकल्स के अंदर की ये मेच्योर बन गए? आखिर इनके इसमें ऐसा क्या चेंजेस हुआ, ठीक है, तो वो हम फंक्शन में देखेंगे। पहले हम लोग स्ट्रक्चर कर लेते हैं, फटाफट फटाफट स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट्स गोल्गी बॉडी के बेसिकली फिर हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। गोल्गी बॉडी के 4 पार्ट्स हो गए। पहला आ जाता है सिस्टर्ने, ठीक है। तो सिस्टर्ने तो आपको समझ में आ गया, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को हम सिस्टर्ने बोलते हैं। कितने सिस्टर्ने होते हैं बेटा जी? यस, हमारे यहाँ पर यूजुअली 4 to 8 सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। चलो इधर ही लिख देते हैं, 4 से 8 सिस्टर्ने जो है प्रेजेंट होते हैं इन अ सैक, ठीक है। फिर सिस्टर्ने जो है यहाँ पर नेटवर्क बनाता है ना। सिस्टर्ने ऑब्वियसली ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इंटरकनेक्टेड है, इनका काम क्या है? ये नेटवर्क बनाते हैं और ये एकदम न्यूक्लियस के नजदीक प्रेजेंट होते हैं, कॉन्सेंट्रिक पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें डायग्राम में लिखी हुई हैं, तो मैं वहां पर वापस से नहीं लिख रही, ठीक है। अच्छा, इनका शेप और साइज भी बदलता रहता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से सेल्स में। तो अगर हम इन जनरल अगर हम इनके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है डायमीटर मेजर करना चाहिए हमें। तो इनके डायमीटर के हिसाब से ये होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड है, न्यूक्लियस के पास है। जो डिस्टेंट वाला कॉन्वेक्स होगा सिस होगा, यस, और फॉर्मिंग फेस होगा, और जो कॉन्केव होगा ये वाला ट्रांस फेस होगा, जिसको हम मेच्योरिंग फेस भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? चलो, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। दूसरा जो फेज है वो यहाँ पर आपको ट्यूब्यूल्स भी देखने मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे? एक तो आपको हो गया सिस्टर्ने, दूसरा आपको ट्यूब्यूल्स भी देखने मिलेंगे। और ये ट्यूब्यूल्स एकदम छोटे छोटे फ्लैट इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पेरिफेरी से अराइज होते हैं सिस्टर्ने के। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सिस्टर्ने के बगल बगल में से ट्यूब्यूल्स निकलना चालू हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये सिस्टर्ने के पेरिफेरी से आपको यहाँ पर ट्यूब्यूल्स दिखेंगे, ठीक। फिर लास्टली लास्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा वो है हमारे वेसिकल्स, ठीक है। वो क्या है? वो है बेटा जी वेसिकल्स, लार्ज राउंड सैक प्रेजेंट ऑन द एज, एजेस पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेसिकल्स है, यहाँ पर वेसिकल्स है। अब वो एक हो सकता है फॉर्मिंग वेसिकल्स, एक हो सकता है मैच्योरिंग वेसिकल्स। क्लियर? यस, बहुत सिंपल सा ये आ गया आपका गोल्गी अपैरेटस, ठीक है।
क्लियर एवरीवन। फंक्शंस देख लेते हैं, आ जाओ। फंक्शंस क्या क्या हैं गोल्गी अपैरेटस के। अब इनका काम है, ध्यान से सुनना, पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पर। इनका काम है जो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बना के दे रहा है, यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी बना के दे रहा है उसको प्रोसेस करना, उसको जो है पैकेजिंग करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना। बेसिकली इन लोग काम क्या करता है, इन लोग काम करता है अमेजोन वाला, ठीक है। अरे इन लोग क्या काम करते हैं बेटा जी, इन लोग काम करते हैं अमेजोन वाला काम करते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, इन लोग काम करते हैं अमेजोन वाला काम। अमेजोन क्या करता है, जैसे कोई सेलर है, ठीक है, आपने अपना बिजनेस सेटअप किया है, आपने अपना बिजनेस सेटअप किया है, तो वो क्या करेगा कि आपने अपना जो भी, किसी ने ऑर्डर किया, तो किसी ने ऑर्डर किया तो वो सेलर क्या करेगा, जो भी बनाया उसने वो पैक करके देगा अमेजोन को। फिर अमेजोन क्या करेगा, उसको और अच्छे से पैकेजिंग करेगा, राइट। अगर उसको कुछ मॉडिफाई करना है, उसमें जो है कुछ स्टिकर्स विकर्स चिपकाने हैं, उसमें जो है अमेजोन की लेबलिंग करनी है, सारी चीजें करनी है, वो अपना प्रोसेस करेगा, उसको पूरा प्रोसेस करेगा, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसको पूरा पैकेजिंग करके फिर वो अमेजोन उसको ट्रांसफर करता है, बराबर, यस, यही करता है ना। तो यही सेम चीज आपका गोल्गी बॉडी भी करता है, पोस्टमैन सर्विस करता है बेसिकली, ठीक है। क्या करता है, पोस्टमैन सर्विस करता है कि एक जगह से बनाई हुई चीज को प्रोसेस करके वापस पैकेज करता है, मॉडिफाई करता है और फिर ट्रांसपोर्ट करता है। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर भी होती है, ठीक है। तो यहां पर तीन जो मेन वर्ड आपको याद रखने हैं वो है प्रोसेस, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये है आपके मेन फंक्शंस ऑफ योर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये किस मटेरियल को कर रहा है, जो भी मटेरियल सिक्रीशन के लिए बन रहा है उन सबको कर रहा है, चाहे वो स्टेरॉइड हो, चाहे वो प्रोटीन हो, हर वो चीज के लिए, ठीक है। अब वो पैकेज मटेरियल को या तो वो इंटरसेलुलर टारगेट्स के लिए भेजेगा, यानी कि जैसे आपका ये सेल है, ठीक है, यहां पर बना लेते हैं, ये सपोज सेल है, ओके। अब ये सेल के अंदर ही अगर किसी मटेरियल की जरूरत होगी तो वो इंटरसेलुलर मटेरियल होगा, विद इन द सेल ही रिक्वायरमेंट है, उधर के उधर ही उसने भेज दिया। या फिर वो वेसिकल्स को सेल के बाहर भी भेजेगा एक्स्ट्रा सेलुलर काम के लिए। तो डिपेंड करता है कि काम क्या है, डिपेंड करता है कि काम क्या है। अगर सेल के अंदर ही काम है तो वो बन जाएगा इंटरसेलुलर टारगेट, अगर सेल के बाहर काम है तो वेसिकल्स बना के सेल के बाहर भेज देगा। क्लियर एवरीवन, यस। इसीलिए हम इनको पूरा सिस्टम जो है इनको कहते हैं गोल्गी अपैरेटस। क्या कर रहे हैं, मटेरियल टू बी सिक्रीटेड, पहले वो ईआर में बन रहा है, ठीक है। ईआर में जो बना, जो भी प्रोटीन बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो जाएगा गोल्गी अपैरेटस में। गोल्गी अपैरेटस में किस फॉर्म में आया, आपके ट्रांजिशन वेसिकल्स। कहां से आया, इधर से, ट्रांजिशन वेसिकल्स कहां से आया, इधर सिस फेस से एंट्री मारा, यहां पर क्या हुआ, अमेजोन का काम चालू, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और उसको ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, मेच्योर वेसिकल्स के फॉर्म में, ठीक है। उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे बेटा जी, मेच्योर वेसिकल्स के फॉर्म में, बाद में ट्रांसफेस से उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। इजी टू रिमेंबर, ठीक है। चलो स्टेप वाइज देखते हैं। पहले हमने देख लिया कि प्रोसेस, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज का, किस चीज का ये कर रहे हैं, of the material formed by एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ऑफ सिक्रीशन फॉर्म बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। अब इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस लिख देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो रहा है, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है आपकी, कहाँ हो रही है, राइबोसोम्स में, ठीक है। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज जो हो रहा है राइबोसोम में, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, वो ट्रांसफर हो रहा है गोल्गी अपैरेटस में। तो बहुत सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या हुआ, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है बेटा जी, ध्यान से देखना, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ये प्रोटीन सिंथेसिस फिर ट्रांसफर होगा आपके गोल्गी बॉडी में, गोल्गी अपैरेटस में ये ट्रांसफर हुआ। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा गोल्गी अपैरेटस के अंदर, अब प्रोटीन को खोला जाएगा वेसिकल्स के अंदर से, ठीक है। प्रोटीन को खोला जाएगा और वो प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाएगा, प्रोटीन को
मॉडिफाई किया जाएगा, इट इज मॉडिफाइड। ठीक है, अब मॉडिफाइड कहाँ हो रहा है? इन सिस्टर्ने। किधर मॉडिफिकेशन हो रहा है? सिस्टर्ने में, गोल्गी बॉडी के सिस्टर्ने में मॉडिफिकेशन हो रहा है। और फिर उसके बाद देन दे आर रिलीज्ड फ्रॉम ट्रांसफेस। ठीक है, ट्रांसफेस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्रांजिशनल वेसिकल्स। ठीक है, ट्रांसफेस से हो गया। अब यहाँ पर एक और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपकी गोल्गी अपैरेटस की, क्या फंक्शन है एक और एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स का? यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बनते हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो प्लीज याद रखना। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स। एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं छूटना चाहिए हमारा, एक भी पॉइंट नहीं। अगर कल को ऐसा, देखो मैं आपको लिख लिख के करा रही हूँ, तो कभी ऐसा हुआ कि एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट छूट गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़ते हो, कभी ऐसा हो गया अगर गलती से भी कि एक भी पॉइंट छूटा, तो आप लोग बता देना। वैसे तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि सारा ही पॉइंट्स कवर हो जाना चाहिए, है ना। नाउ व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन बेटा? जब प्रोटीन का जब ग्लाइकोसिलेशन होता है ना, प्रोटीन के साथ ग्लाइकोसिलेशन होता है, तो उसमें ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। ठीक है, सेम थिंग लिपिड्स के साथ होता है, और उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, चलो इतना ही फंक्शन नहीं है, कुछ और भी फंक्शन है एडिशनल, जो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको दूसरे चैप्टर में मिलेगा। इस चैप्टर में सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स ही मेंशन्ड है, बट हम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपके जो सेल साइटोकाइनेसिस होता है, यस, साइटोकाइनेसिस के दौरान आपके फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ये फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये गोल्गी, क्योंकि ऑब्वियसली लिपिड बाइलेयर है ना, तो लिपिड बाइलेयर है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प तो करेगा ही। ऑल्सो आपका जो स्पर्म है एक्रोसोम जो है स्पर्म का, हेड के ऊपर जो होता है, इज नथिंग बट मॉडिफाइड। ये आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे, बट मैंने यहीं पे करवा दिया ताकि आपको बाद में इजी हो याद रखने के लिए। इसलिए बोला ना, ये चैप्टर ऐसा है ना बेटा जी, सबसे बेसिक चैप्टर, फंडामेंटल चैप्टर। ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया, तो फिर आगे के चैप्टर्स आपको ऑटोमेटिकली समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं हमारे लास्ट इस पे, जो कि है हमारा वैक्यूल्स। ठीक है, अच्छा नहीं, लाइसोसोम्स है क्या पहले? चलो लाइसोसोम्स कर लेते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स पे आ जाते हैं। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स है हमारे, अच्छा लास्ट, हाँ लाइसोसोम्स, राइट। ओके, लाइसोसोम्स के बाद वैक्यूल्स करेंगे। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या है? सिंपली टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, गोल 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, बहुत साइटोप्लाज्म में हर जगह आपको मिलेंगे। ओके, हर जगह आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पास ही प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है, हर जगह मिलेंगे। एंड ये जो है, ये भी कहाँ से बन रहा है? ये भी आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही बन के आ रहा है। देखो यहाँ पर हमने लिखा था ना, कहाँ लिखा था हमने, कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, ये देखो लाइसोसोम्स बना रहे हैं। ये देखो यहाँ पर जैसा हमने बोला था कि प्रोवाइड्स प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए लिखा था कि ये प्रिकर्सर्स ऑफ एंजाइम्स बनाता है ताकि लाइसोसोम्स बन सके इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो वही चीज है कि आपका जो लाइसोसोम्स होता है वो कहाँ बनता है? दीज आर सिंपल tiny spherical sac like structures. ठीक है, these are evenly distributed in cytoplasm. ठीक है, formed by Golgi apparatus. ओके, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है। क्लियर? यस, ये सारे पॉइंटर्स हो गए हमारे लाइसोसोम्स के। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स है फॉर्म्ड इन गोल्गी apparatus, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, दीज ऑल कंटेन्स
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, अच्छा रुको, इनको हम हाईलाइट कर देते हैं। इनका मेन फंक्शन ये है बेटा जी कि इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। कोई भी चीज को डाइजेस्ट करना है तो उनके लिए ये ही एंडोप्लाज्म सॉरी आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर एवरीवन? यस। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट को, हाइड्रोलेजेस क्या है, अब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेज आ जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेजेस आ जाएगा। लिपिड को ब्रेक करना है, लाइपेजेस आ जाएगा। प्रोटीन को ब्रेक करना है, प्रोटीएजेस आ जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। चलो, ये हो गया लाइसोसोम्स। इतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा कोई पॉइंट नहीं है। आपके एनसीईआरटी में भी गिन के 3 ही पॉइंट है। मेम्ब्रेन बाउंड है, गोल्गी अपैरेटस से बनता है, और ये इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। दैट्स इट। लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा वैक्यूल्स है, ठीक है। वैक्यूल्स क्या है बेटा? फटाफट कवर करेंगे। वैक्यूल्स क्या है? ये भी बहुत सिंपल सा है। वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स कैसे होते हैं आप देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना? यस। तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, स्पेस इन साइटोप्लाज्म। इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? यस, दे कंटेन, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है इनके पास? पानी, सैप, फिर वेस्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब सैप को मतलब प्लांट्स के अंदर सैप होता है ना, इसीलिए प्लांट्स के वैक्यूल्स बड़े से होते हैं, राइट, और वो अपने न्यूक्लियस को कोने में ढकेल देते हैं। वहीं पर एनिमल से हमने डिफरेंस बिटवीन देखा था प्लांट सेल एनिमल सेल्स का। एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता, एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वो भी टेम्पररी हमने पढ़े थे, है ना, कि एनिमल सेल्स में तो टेम्पररी होते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें इन प्लांट्स, यस, तो प्लांट सेल्स में बेटा जी वैक्यूल्स ऑक्यूपाई 90%, पूरे सेल का 90% हिस्सा वैक्यूल होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेल। और वो क्या कर देता है? पुश कर देता है न्यूक्लियस को पेरिफेरी के तरफ। ओके, यहां पर ये होते हैं सिंगल, ठीक है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेमी परमिएबल होता है। कैसा होता है? सेमी परमिएबल होता है। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इनको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। आप देख सकते हो डायग्राम में, यस, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्या है? ये आपका टोनोप्लास्ट से मेम्ब्रेन बाउंड है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सैप वैक्यूल्स है। इनके पास ये जो मेम्ब्रेन है जिससे ये बाउंड है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, सेमी परमिएबल टोनोप्लास्ट। जैसे अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, ठीक उसी तरीके से। अब ये मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? यस, दिस मेम्ब्रेन फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट। अब किस चीज का ट्रांसपोर्ट? अब जो भी आयन्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, जितने भी मटेरियल्स हैं उन सबका ट्रांसपोर्ट करता है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट का स्पेलिंग गलत है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेटा जी। क्या कर रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या? यहां पर है ढेर सारा कॉन्सेंट्रेशन, वहां पर है कम कॉन्सेंट्रेशन। जब आप कच्चा कच गाड़ी में घुसते हो, यस, तो उस टाइम पे हमने वो देखा था, पैसिव एक्टिव सारे देखे थे, फैसिलिटेटेड भी देखे थे। तो हमने एक्टिव में पढ़ा था कि जब वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। अगेंस्ट का मतलब क्या है? यहां पर मैं
एकदम खाली इसमें बैठी हूँ, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर, और फिर कच्चा कच भरी हुई गाड़ी है, तो मेरे को एनर्जी लगाना पड़ेगा उसके अंदर जाने का। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ कम कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर भीड़ कम है, वहां भीड़ ज्यादा है, तो उधर घुसने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट है। वहीं पर जो लोग वहां उस कच्चा कच भरी हुई ट्रेन से आराम से खुले खाली प्लेटफॉर्म पे उतर रहे होंगे, तो आराम से उतर रहे होंगे, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं लग रही होगी। बराबर सेम चीज यहाँ पर भी होता है कि ये जो टोनोप्लास्ट होते हैं, जो भी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो चीजों को मूव करना होता है, वो ये टोनोप्लास्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए उनको स्पेशल नाम दिया गया है टोनोप्लास्ट। अब ये जो है किसके अंदर डालते हैं? वैक्यूल्स के अंदर डालते जाते हैं सारे मटेरियल्स, इसलिए वो जो है सेल्स भी हमारे टर्जिड होते जाते हैं, वैक्यूल्स के अंदर सेल्स आपको भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। क्लियर? इसीलिए यहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म वैक्यूल्स के अंदर का, ठीक है। क्लियर? चल अब आते हैं वैसे टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स ही हैं बचे हुए, तो हमारे पास इधर ही कर लेते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स ज्यादा नहीं है, कुछ ही पॉइंट्स हैं जो आपको आगे वाले चैप्टर में देखने मिलेगा, तो हम यहीं पे पहले ही कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स में आ जाता है बेटा जी, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जैसे कि अमीबा में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है, और किस में हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में, ठीक है। एक्सक्रीशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही उसका नाइट्रोजन वेस्ट को निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा जो है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल्स किस में मिलेगा? आपके जो भी जैसे खाना एनगल्फ किया, फैगोसाइटोसिस किया, तो खाना एनगल्फ करने के बाद जो पार्टिकल बनता है, जिसमें स्टोर होता है, जिसमें डाइजेशन होता है, वो फूड वैक्यूल कहलाएगा, ठीक है। एंड लास्टली गैस वैक्यूल, इसको हम सूडो वैक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो। चलो ये छोड़ो, एनसीईआरटी में नहीं है ना, तुम लोग का ज्यादा माथा नहीं खराब करूंगी मैं। गैस वैक्यूल्स क्या है बेटा जी? ये आपके प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? आपके प्रोकैरियोट्स में। क्या करने के लिए? प्रोवाइड बायोएनसी। प्रोकैरियोटिक सेल्स को बायोएनसी प्रोवाइड कराने के लिए गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर गैस भरा रहता है, बस और कुछ नहीं। बायोएनसी फोर्स देता है, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। और ये है आपका पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यस, एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन। बहुत सिंपल सा था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, है ना। हमने बहुत कम टाइम में, इनफैक्ट मुझे लगता है ऑलमोस्ट 50 मिनट होने वाला रहेगा, 1 घंटे के अंदर ही हमने पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कर लिया। तो क्या क्या कवर किया हमने देखा, स्टार्टिंग से बता देते हैं। चलो एक क्विक कैप कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है वो हमने देख लिया कि भाई ये आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, इसीलिए इनको सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने बात किया हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, अल्ट्रास्ट्रक्चर में सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो होगा एरिया, स्पेस होगा, उसको कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और जो बाहर होगा उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिएक्शंस होते हैं वो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स में ही होते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर आप देखोगे कितने टाइप के होते हैं। जिनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके पास एब्सेंट होता है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? सिस्टर्ने, यानी कि सैक लाइक, पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, और स्मूथ में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यहाँ पर लिपिड एंड आपका ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। फंक्शंस वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। गोल्गी पैरेटस की बात करें तो कैमिलो गोल्गी ने ढूंढा था 1898 में, यस। और उन्होंने अपने इस पे नाम दे दिया कि भाई मेरे नामकरण यूज करो। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट, इधर हाईलाइट कर देती हूँ मैं, यस, एक्सेप्ट, ठीक है, ध्यान देना एक्सेप्ट पे। एक्सेप्ट मेच्योर आरबीसी के पास नहीं होता, हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनके पास हमारे गोल्गी अपैरेटस नहीं होता है। सीप ट्यूब्स ऑफ द प्लांट्स, स्पर्म सेल्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सारे, ठीक है, यस। प्लांट्स में उसको हम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स कहते हैं, प्यार से प्लांट्स में अलग नाम दे दिया, डिक्टियोसोम्स, ठीक है। अब ये आपका 4 पार्ट्स होते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स, आपके वेसिकल्स, ये सबसे 4 पार्ट क्यों लिखा है मैंने? 3 पार्ट, सॉरी, हाँ जी, होता है कभी कभी।
यस। अच्छा नहीं, एक चीज तो लिखना भूल गई मैं शायद, वेसिकल्स के साथ 4 पार्ट ही होता है ना। हाँ, एक चीज क्या क्या नहीं लिखा मैंने, सिस्टर्ने लिखा, ट्यूब्यूल्स लिखा, वेसिकल्स लिखा। अच्छा एक चीज तो लिखना भूल गए, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा जी, चलो आप भी लिख लेते हैं। वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है इनके पास, ठीक है, इनके खुद के वैक्यूल्स भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेच्योरिंग फेस में बनते हैं ना ये वाले, ठीक है, वैक्यूल्स भी बनते हुए बाहर निकलते हैं। ओके चल, तो ये हो गया हमारा गोल्गी बॉडीज। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ द गोल्गी में क्या क्या फंक्शंस हैं। प्रोसेस पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट, पीपीटी प्रोसेस पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट, या फिर अमेज़न का एग्जांपल याद रख लो। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाने का काम करता है। लाइसोसोम्स की बात करें, स्फेरिकल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है, गोल्गी apparatus ही उसको बनाता है, और इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर लास्टली वैक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, वाटर सैप प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि आपके अमीबा में एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, फूड वैक्यूल जो कि फैगोसाइटोसिस के बाद जो बनता है वो फूड वैक्यूल हो गया, गैस वैक्यूल जो कि प्रोकैरियोट्स में यूजुअली पाया जाता है बायोएनर्जी के लिए। अब प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा होता है, 90% स्पेस ले लेता है, और वो जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट का फंक्शन ये है कि ये टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द प्लांट सेल्स, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी आर डन विद आवर लेक्चर नंबर 4। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 5, उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कवर करेंगे, प्लास्टिड कवर करेंगे। दैट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। सो आई होप आज का सेशन अच्छे से क्लियर हो गया हो, आज का सेशन सबको मजा आया हो, और कमेंट सेक्शन में जरूर अटेंडेंस मार्क करके जाना। कुछ कुछ नालायक बच्चे नहीं करते हैं तो प्लीज करके जाना। वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ये सब तो बोलना नहीं चाहिए अब मुझे, है ना। यस, बायो हैंकर्स, नाउ वी आर बायो हैंकर फैमिली, अब इतना तो बन ही गया है, राइट। तो चलिए, आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। अब कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए। फिलहाल जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल पर, और इसके जो पोल्स आपको मिलेंगे, पहले आप एनसीईआरटी रीड कर लेना, आपको इसलिए 1 घंटे का ब्रेक दिया जाता है। 8 बजे आपने, अभी कितना बज रहा होगा, कुछ 7:50 हो रहा होगा, 8 बजे तक आप लोग ने देख लिया होगा। 1 घंटा लो, बीच में थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लो, एनसीईआरटी उठाओ, सिर्फ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को एक बार रीड कर लो, अगर कुछ हाईलाइट करना है तो कर लो। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, यस, एंड उसके बाद आप पोल्स जो है वो करो। नोट्स मैं आपको पोल्स के बाद ही प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि कुछ कुछ नालायक बच्चे होते हैं बिना एनसीईआरटी पढ़े सिर्फ नोट्स पढ़ के आप लोग जो है पोल अटेम्प्ट करते हो, दैट आई डू नॉट वांट, ठीक है। एंड इफ यू गाइज आर फाइंडिंग द पोल इजी, दैट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर वेरी वेल, आई एम हैप्पी अबाउट इट, ओके। तो पोल्स अटेम्प्ट करना, नोट्स में भेज दूंगी आप लोग को, उसके बाद एनसीईआरटी भी रीड कर लेना। छोटा सा पार्ट है यार, 10-15 मिनट लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्लीज कर लेना। कल मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज, फीडबैक, अटेंडेंस और ढेर सारे रेड हाथ जरूर छोड़ के जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू tomorrow. Till then, tatas, bye bye, take care everyone.